नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। आप देख रहे हैं देश का सवाल। और आज देश का सवाल है कि नागरिकता कानून पर मजहबी सियासत कब थमेगी। सवाल इसलिए क्योंकि कल सीए के जरिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को नागरिकता मिलनी शुरू हुई। दिल्ली में 14 शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाण पत्र मिले, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो सीए को रद्द कर देंगे, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी करारा जवाब दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि कोई भी सीए को खत्म नहीं कर सकता। उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर धर्म और मजहब के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाया। लेकिन अब सवाल है कि आखिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के चलते भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता मिल रही है, तो इसका विपक्ष में विरोध क्यों है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैम बिल्कुल बहुत बड़ी खुशी हुई, हमें इस देश की नागरिकता मिली। हम तो ये समझो कि हम बड़े खुशनसीब हैं कि भारत सरकार ने हमें चुना। बहुत बढ़िया फील हो रहा है, भाइयों को नागरिकता मिली है सबको, और हम बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं कि आज हम गर्व से कह सकते हैं भारतीय हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें, जो हमें नागरिकता मिली है 10 सालों के बाद, जैसे हम यहाँ आज के कहला रहे हैं। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत खुशी हो रही है। आज बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हमने पाकिस्तान में तो जन्म लिया है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आज हमने नया अवतार लिया है। बहुत अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान में तो हमें ऐसे ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध शरणार्थी हैं, जिन्हें लंबे इंतजार के बाद सीएए के जरिए भारत की नागरिकता मिली तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। जिन्हें नागरिकता का सर्टिफिकेट मिला वो खुशी से झूम उठे। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गुणगान करने लगे, आभार जताने लगे। बहुत खुशी मिली, बहुत खुशी मिली। आजीवन तक हम याद करेंगे। आने वाले समय हमारी औलाद आएंगे, उनको भी कहेंगे हमारे पास एक गृह मंत्री था, एक प्रधानमंत्री था जो हमें हमारी पुकार सुनी थी। ये लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक प्रताड़ना की वजह से बीते कई सालों से भारत में शरणार्थी के तौर पर रह रहे थे, लेकिन मन में आस थी कि किसी न किसी दिन भारत के नागरिक बनेंगे, और ये आस मोदी सरकार ने पूरी की। नागरिकता कानून के जरिए इन्हें भारत की नागरिकता मिली, जिससे इन लोगों की जिंदगी में काफी बदलाव भी आने वाला है। अब इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। नागरिकता मिलने के बाद भारत में चुनाव लड़ सकेंगे, संवैधानिक पद पर बैठ सकेंगे, वोट डालने का अधिकार मिलेगा, मौलिक अधिकारों का फायदा भी मिलेगा। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा कि इनके पास अब स्थायी पहचान होगी। अब तक जो लोग शरणार्थी के तौर पर रह रहे थे, अब वो भारतीय नागरिक के रूप में रहेंगे। इसके साथ ही अब इन्हें भी वो सब अधिकार मिल जाएंगे जो एक भारतीय नागरिक के पास हैं। और इन्हें ये सब इसलिए मिला क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी दी थी, जो पूरी हुई। सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो गया। पहले लॉट को ऑलरेडी नागरिकता दी गई, और ये सभी भाई बहन हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है, और ये वो लोग हैं जो शरणार्थी बन करके लंबे अरसे से हमारे देश में रह रहे हैं। तो मोदी की एक और गारंटी पूरी हुई, लेकिन सीएए के जरिए नागरिकता मिलने लगी तो विपक्षी कुनबा बिफर पड़ा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तो सीएए रद्द करने की चेतावनी तक दे डाली। उन्होंने कहा, जब चुनाव आता है तो बीजेपी को सीएए की याद आती है, मतुआ वोट याद आता है। मुझे बांटने की राजनीति पसंद नहीं है। बीजेपी की सरकार गिरती है तो नागरिकता कानून, एनआरसी और यूसीसी को रद्द कर देंगे, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। स्मिता जी, 370 के लिए भी बहुत सारे लोग कहते थे, सीए के लिए भी बहुत सारे लोग कहते थे। अब ये सब वास्तविकता बन चुका है, जनता ही निर्णय करती है। साफ है, सियासी वजहों से सीएए का विरोध होता रहा, लेकिन सवाल है कि शरणार्थियों को राहत से विपक्ष को दिक्कत क्यों है, और सवाल ये भी कि आखिर नागरिकता कानून पर सियासत कब तक होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए, आज जो देश के सवाल में हम सवाल उठा रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। शरणार्थियों को राहत से विपक्ष को आखिर परेशानी क्या है? सीए पर ममता आखिर क्यों राजनीति कर रही हैं? इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो सीए क्या रद्द हो जाएगा? नागरिकता देने वाले कानून पर सियासत क्यों हो रही है? तमाम सवाल हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल होगा, उनसे बात करेंगे। विजय शर्मा प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ होंगे। अजय वर्मा नेता हैं कांग्रेस के। अनिबोध बनर्जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। झूलाराम शरणार्थी से जो अब नागरिक बन गए हैं वो हमारे साथ हैं। सुमित्रा गोयनका हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और झूलाराम थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। विजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं और अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। विजय जी, ये जो बात हो रही है सीए की, और चुनाव से बिल्कुल ठीक पहले इसको लागू किया गया और चुनाव के बीच में 14 लोगों को बाकायदा स्टेज सजाकर उनको सर्टिफिकेट भी बांटे गए, और इसी पर ये आरोप लग रहे हैं कि ये पूरा राजनीति से प्रेरित है। ये पूरा मामला सीए देना, सीए कानून लाना, सिर्फ बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देने के लिए, बहुसंख्यकों को तुष्ट करने के लिए, तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है बीजेपी भी। देखिए, नमस्कार। मैं बताना चाहता हूं कि सीएए का राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सीएए किसके लिए है? बहुसंख्यकवाद की आप बात जो कर रहे हो वो बेईमानी है। क्यों? क्योंकि ये बौद्धों के लिए भी है, ये पारसियों के लिए भी है, ये सिखों के लिए भी है। क्योंकि मुसलमानों के ऑलरेडी देश है ना अपने। अगर आप धर्म के आधार पर प्रताड़ित हो तो बहुसंख्यक तो प्रताड़ित हो नहीं सकता, अल्पसंख्यक होगा ना। पाकिस्तान में कौन तो कोई भी हो सकता है ना। हिंदू नहीं, धर्म के आधार पे नहीं हो सकता। मेरा मानना है धर्म के आधार पे। अब आप मुझे बताइए, मुसलमानों के देश में, पाकिस्तान में, कोई मुस्लिम धर्म के आधार पे कैसे प्रताड़ित हो सकता है? आप बता दो चलो मुझे। वहां पर भी है शिया, सुन्नी, अहमदिया। जी। नहीं, अगर आप इस्लाम में देखें तो इस्लाम में कहीं भी जाति का वर्णन नहीं है, जैसा कि ये बताते हैं। अरे तो इस्लाम को छोड़िए ना, आप बात कर रहे हैं कि धर्म के नाम पर प्रताड़ित नहीं होता। पाकिस्तान में भी ये झगड़े होते हैं, शिया सुन्नी के नाम पर होते हैं, सुन्नी अहमदिया के नाम पर होते हैं। तो उनके तो बहुत सारे देश है ना। वो बांग्लादेश का वहां पाकिस्तान चले जा सकता है, अफगानिस्तान जा सकता है, ईरान जा सकता है, कहीं भी है। जा सकता है। और पाकिस्तान का अगर हिंदू वहां प्रताड़ित है, वो कहाँ जाएगा? आप मुझे बताइए। अगर बौद्ध प्रताड़ित है तो वो कहाँ जाएगा? अगर ईसाई प्रताड़ित है तो क्यों? क्योंकि वो अल्पसंख्यक है वहां पे। अगर पारसी है तो कहाँ जाएगा? तो वो तो म्यांमार के भी रोहिंग्या को शामिल कर लेते। म्यांमार के जो रोहिंग्या, हिंदू रोहिंग्या, उनको शामिल कर लेते, उनका भी जिक्र नहीं है। देखिए, म्यांमार की समस्या अभी आई है। ये जो दशकों से धर्म के आधार पर प्रताड़ित थे और दशकों से यहाँ अवैध रूप से रह भी रहे थे। और जो आप देखोगे लियाकत नेहरू पैक्ट, आप देखेंगे उसमें साफ लिखा हुआ है कि एक दूसरे के अल्पसंख्यकों का हम ध्यान रखेंगे। तो ये तो नेहरू जी को कर देना चाहिए था। जो काम आज हम कर रहे हैं ये तो आजादी के समय होना था जी। अब तो प्रॉब्लम ये है कि आपसे आज की बात करो तो आप नेहरू से शुरू करते हैं। ये बड़ा मसला है आप लोगों के साथ। तो आप देखिए, एक बात बताइए, जब संसद में ये प्रस्ताव पारित हुआ था सीएए का, तब कौन सा इलेक्शन था मुझे बताइए? और देश में कौन सा समय ऐसा है जब इलेक्शन ना हो? हर साल इलेक्शन होते हैं देश में। तो फिर सारे विकास कार्य, सामाजिक कार्य फिर तो सारे बंद कर देते हैं। अजय जी। हेलो जी, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। देखिए, जब जानकार नॉलेज का अभाव होता है तो कुछ चीजें इसी तरह से उसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। आपने बहुत ही सही जवाब पूछा एंकर महोदय कि भाई म्यांमार के भी हिंदू शरणार्थियों को दाखिल कर लेते, श्रीलंका के, नेपाल के, और भी इधर बांग्लादेश के, इधर के भी शामिल कर लेते अगर आपने इन कंट्रियों के कर रहे हैं। देश में तो बहुत सारी कंट्री है हिंदू, लेकिन एक्चुअली में इनका मुद्दा ये, कोई इसका किसी को फायदा देना नहीं है। केवल चुनाव जीतने के लिए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई तैयार कर रखे हैं भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने। क्योंकि मुद्दों पे बात नहीं करतेंगे, मुद्दों से फेल हो गए, वोटर इन्हें मिल नहीं रहे हैं। चारों चरणों में जब अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि हम 270 जीत चुके हैं, तो फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हो? आपकी सरकार तो बन गई,
आप काहे जो है बेचैन घूम रहे हैं, कभी रोहिंग्या का स्टाइल लाते हैं, कभी ये लाए, चलिए आप ले आए हैं। ये इनका टोटली पॉलिटिकल वेंडेटा, चुनावी एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल उस एजेंडे के तहत काम करके, अब बताइए इस वक्त कोई मतलब था 10 लोगों को या 5 लोगों को? चूंकि इन्हें दिखाना है, इन्हें देना है। भारत का संविधान ये कहता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ की डेमोक्रेसी वर्ल्ड की बेस्ट डेमोक्रेसी मानी जाती है। भाई या तो हमने मोदी जी से और चैनलों पर रिक्वेस्ट की थी, मोदी साहब आप फुल फॉरम में हैं तो इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। अगर आपको यही ज्यादा परेशानी है, पुष्टिकरण की राजनीति और जाति धर्म की राजनीति है, तो देश में 196 कंट्री संसार में है, जिसमें 57 कंट्री जिनमें इस्लाम लागू है और बाकी क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्रियां हैं। हिंदू राष्ट्र तो एक भी नहीं है। तो भाई आप महामानव हैं, विश्व गुरु बन गए हैं। भारत में अब चोरी नहीं हो रही है, लोग ताला खोल कर सो रहे हैं, लोगों की आय 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति हो गई है, कोई बेरोजगार नहीं बचा है, बलात्कार होने तो बिल्कुल ही बंद हो गए हैं, हत्याएं होनी बंद हो गई हैं। तो आप विश्व गुरु हैं तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप भारत को भी उसी अंदाज में करके काम कर दीजिए। लेकिन चूंकि आप पता नहीं किस उसमें हैं, तो इसलिए छोड़िए चुनाव उनाव। तो क्या है, सत्ता आती रहती जाती रहती है। 10 साल में आपने जनता को कुछ दिया हो तो आप उस पर बात करते। जनता को नौकरी दी हो, 2 करोड़ नौकरी, जनता को व्यापार दिया हो, जीएसटी से व्यापार खत्म हो गया। ठीक है, आप मानते हैं ये चुनावी मामला है, चुनावी मामला है, चुनाव जीतने के लिए इट इज टोटली पॉलिटिकल वेंडेटा और भाजपा का नया पाठ्यक्रम। सुमित्रा गोयनका चुनाव हार रहे हैं। अनिर्बान जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन सुमित्रा जी का पहले वक्तव्य ले लूं। सुमित्रा जी, आप क्या मानती हैं? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि एक मेरा छोटा सा जवाब ले लीजिए। इन्होंने भ्रामक बातें की हैं। देखिए मैं बता दूं, आप ऐसी बातें मत करो, क्योंकि रोहिंग्या जो है उनका मूल रूप से देश बांग्लादेश है। तो आप इस तरह की बात, ये जो सीएए है, ये जब विभाजन हुआ था और विभाजन के बाद जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए जा रहे अल्पसंख्यक, ये उनके लिए कानून लाया गया और इसके लिए देश में पहले से भी आवाजें उठती रही है। और मैंने आपको लियाकत और इसका नेहरू जी का पैक्ट का भी बता दिया है। तो संविधान बदलने में तो आप अगर दूसरे नजरिए से देखना चाहते हो, क्योंकि आपका तो सबको पता है, आप तो तुष्टिकरण की बातें करते हो, संविधान तहस-नहस कर देंगे, पूरा देश के सामने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के लोग आपको संविधान नहीं बदलने देंगे। भारत के लोग अपने आप को 5 किलो अनाज पे आपने संविधान बदलने का काम आपने किया है। अगर आज तक की हिस्ट्री देखें तो सबसे ज्यादा संविधान संशोधन किसने किए हैं? इंदिरा गांधी ने किए हैं, राजीव गांधी जी ने किए हैं, नेहरू जी ने किए हैं। तो आज तक का जो आप इतिहास देखेंगे, संविधान संशोधन सबसे ज्यादा आपने किए हैं। संविधान को मेरे साथ 2 मेहमान और हैं, जरा उनकी भी बात रखूं। शांत हो जी, अभी बहुत टाइम है, आगे लड़ना बहुत टाइम। सरकार का देवतुल्य वोटर पूरी होने देंगे, अजय जी, इच्छा पूरी नहीं होगी। अजय जी, सुमित्रा जी, आपने दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप सुने। आप कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पूरी तरह से एक राजनीतिक चुनाव जीतने के लिए ये एक एजेंडा के तहत ये लाया गया, चुनाव से ऐन पहले इसको लागू किया गया और अब 14 नागरिकों को स्टेज लगाकर नागरिकता भी दी गई। तो ये सब चुनाव जीतने के हथकंडे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप क्या मानती हैं? देखिए, मैं ये नहीं मानती हूँ कि ये एक चुनाव जीतने का हथकंडा है, क्योंकि ये जो चीज़ है, जो सीएए है, इसको जो लाया गया है, ये कंटिन्यूअस एफर्ट है। ये आज के मतलब आपने अभी पूछा कि हम जब भी सीएए की बात करते हैं तो आप नेहरू जी की बात करते हैं, क्यों आप पहले की? तो ये जो प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई है कि जहाँ पे कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज जो कि मुस्लिम्स नहीं है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में, तो यहाँ पे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज की जो संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई है। पहले जैसे आप कुछ काउंट देखेंगे तो 14% थी और आज शायद 2% से कम है पाकिस्तान में, या उससे भी कम है। और इनके ऊपर जो आज भी अलग अलग तरह के प्रताड़ना हो रही है, ये एक कंटिन्यूअस एफर्ट है। और भारत ने ये सीएए जो प्रावधान है, इसको लाया इसके लिए चीज बताइए कि इन माइनॉरिटीज को यहाँ पे शरणागति मिले। अब आप पूछेंगे कि फिर अहमदियाज को क्यों नहीं मिला?
रोहिंग्यास को क्यों नहीं मिला, कुछ और ऐसे शियास को क्यों नहीं मिला, बलोचों को क्यों नहीं मिला? क्योंकि इनकी जो रिलीजन है वो मुस्लिम है, और मुस्लिम एक मुस्लिम कंट्री में माइनॉरिटी नहीं हो सकता है, आप उसको मुस्लिम में भी माइनॉरिटी नहीं बना सकते। अहमदिया को तो नहीं मानते मुस्लिम, वहां के सुन्नी और शिया भी नहीं मानते मुस्लिम। वो देखिए, वो आप इस्लाम में क्या किसको कौन, ये सब इस्लाम धर्म मानने वाले लोग हैं, तो ये आप नहीं काउंट कर सकते हो कि वो दूसरी बात इस्लामिक ये नहीं है, दूसरी बात ये है सुमित्रा जी, दूसरी बात और ये एक और बात है कि मिनट। जैसे आप बताएंगे कि हम तिब्बत के लोगों को भी यहाँ पे शरणागति देते हैं, ठीक तो है, आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि श्रीलंका के लोगों को भी हमने दिया है, तिब्बतियंस को दिया है। अनिर्बान जी भी मेरे साथ हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, जरा उनका वर्जन भी सुन लें, क्या मानते हैं जो है अनिर्बान जी। मैं आऊंगा आपके पास, सुमित्रा जी आऊंगा आपके पास। जी अनिर्बान जी, ये सीएए एक पूरी तरह से एक झांसा है। ये लोग जो कहते हैं कि धर्म के आधार पर अगर किसी पर अत्याचार होता है तो वो भारत में आ जाए, तो वो कैटेगरी डाल दिया है रिलीजियन के, धर्म के, लेकिन कट ऑफ डेट डाल दिया है 31 दिसंबर 2014। आप मुझे बताओ 2014 के बाद जहाँ जहाँ पर पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो और कोई भी कंट्री जो लिखा हुआ है सीएए में, वहाँ क्या धर्म के नाम पर आधार पर अत्याचार होना बंद हो गए हैं? 2014 31 दिसंबर के बाद अगर कोई हिंदू, बौद्ध, पारसी जो भी है, वो अगर धर्म के आधार पर अत्याचारित होते हैं, पकड़ लीजिए अफगानिस्तान में जब तालिबान का सरकार आ गया है, उसके बाद हमने सुना, खबर में भी पढ़ा कि वहाँ जो सिख बहुत सारे लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो वो तो 31 दिसंबर 2014 के बहुत साल बाद हो रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? तो ये लोग जो आंसू बहा रहे हैं कि ये हिंदू कहाँ जाएंगे, सिख कहाँ जाएंगे, बौद्ध कहाँ जाएंगे, ये सिर्फ वो आंसू बहाने के लिए आंसू बहा रहे हैं। एक्चुअली इनको कोई दर्द नहीं है। अगर दर्द होता तो वो जो लंबा लिस्ट डाल दिए है ना, डॉक्यूमेंट लगता है, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, फलाना फलाना, कितने सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट डाल दिए हैं। अरे भैया, जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, टॉर्चर हुआ है, वो जो एक कपड़े में पूरा फैमिली को लेकर भाग आया है, वो डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे भाई? और वो अफगानिस्तान का पासपोर्ट लेके वहाँ का पुलिस स्टेशन में झूलाराम जी हमारे साथ उसका कॉपी लेके उनकी जरा बात सुन लें। तो सीए जो आज सर्टिफिकेट मिला है, लंबा लिस्ट है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स देना है, तो ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएंगे? ये पूरी तरह से हिंदू मुसलमान करने का जो इनका स्ट्रेटेजी रहता है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, वही कर रहे हैं। पर लेकिन बांग्ला में ये मुतुआ समाज को जो कह रहे हैं कि इनको हम सिटीजनशिप दे देंगे, तो वो लोग पूछ रहे हैं कि तो हम क्या सिटीजन नहीं है? तो पहले तो जब आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि हम सिटीजन नहीं है, झूलाराम जी हमारे साथ अप्लाई कर पाएंगे। झूलाराम जी हमारे साथ हैं। झूलाराम जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सर बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। जी बताइए, आपको आज सर्टिफिकेट मिल गया? सर मेरे को कल मिला था सर। अच्छा, हाँ, कल मिल गया था आपको? हाँ, 15 मई। क्या डॉक्यूमेंट्स आपने दिए, क्या क्या कार्रवाई हुई, किस तरह का पूरा प्रोसीजर था, प्रावधान था, जरा बताइए। सर मेरे पास तो ओनली क्या नाम पासपोर्ट और क्या नाम है अपनी वैलिड वीजा थी, और कुछ थोड़े कागज थे, 4-5 प्रूफ देने पड़े सर। इनको फुल फ्रेम में ले लीजिए। ये बताइए, आप ये बताइए आप पाकिस्तान में कहां से आए, किन हालात में आए? सर मैं पाकिस्तान से मटियारी जिले से आया था, सिंध प्रांत से। मैं आया था 2013 5 मार्च को हिंदुस्तान के अंदर। और सर हालात तो सबको पता ही है, बट हालात खराब ही थे उस तो। मैं एज मेरी 15-16 साल की होती, करीब 15 साल की, इतनी मुझे तो नॉलेज और भूल गया हूँ, पुरानी यादें, लेकिन बट ये प्रॉब्लम थी वहाँ पे। जैसे कोई परेशानियां हो जाती थी, जैसे कोई कहीं 100-150 मीटर के अंदर में या 2-4 किलोमीटर तो कोई किसी के साथ दुर्घटना घट जाती थी, तो हमारा परिवार घबरा जाता था सर। परिवार घबराने के बाद तो फिर दिक्कत आ जाती। आसपास जितने भी 4-5 हिंदू के मकान होते थे, तो सारे मतलब एक साथ इकट्ठे हो जाते थे। अब जी हमारे साथ क्या दुर्घटना घट सकती है या कोई हमारे साथ भी हादसा हो सकता है, तो हमारे पापा जी ने और दादाजी ने डिसीजन दिया कि हमें हिंदुस्तान कल भी जाना है, आज भी जाना है। तो इसीलिए हमने पासपोर्ट अप्लाई करा और वीजा अप्लाई करा जी 2013 5 अक्टूबर को हिंदुस्तान में आ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपके परिवार के साथ, आपके साथ, आपकी फैमिली के किसी मेंबर के साथ धर्म के आधार पर कोई प्रताड़ना, किसी तरह की ज्यादती वहां पर हुई? सर एक बार हुई थी,
वो भी मेरे दादाजी के साथ हुई थी कुछ टाइम पहले, काफी टाइम पहले हुई थी। जब कराची में हमारे आरत थी, जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उस समय हमारे दादाजी के साथ दादाजी हम, उस समय कराची हमें वहां से छोड़ना पड़ा था। फिर हम किसी देहाती इलाके में आए थे, तो उस समय ही दादाजी हिंदुस्तान के अंदर आ रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने, जो हमारे वहाँ हिंदू बिरादरी कमेटी की थे, उन लोगों ने कहा था कि भाई बड़ी सिटी है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाए, देहात पे जाके अपना गुजर सफर करते हैं, वहीं चलते हैं, यहाँ आप रहने दो। तो उस दौरान वहां से एक बार जब देहात की सिटी में आए थे, मतलब छोटे मोटे कस्बा था, वहां आके बसे थे, तो उस समय तो वक्त अच्छा करता था। कुछ समय के बाद तो और ज्यादा, फिर वहां भी वही चीज, वहीं भी दिक्कत आने लगी, थोड़ी बहुत वही परेशानियां, किसी के साथ आस पड़ोस में कोई दिक्कत होने लगी। तो सर दादाजी ने कहा कि भाई ये तो दिक्कत होती रहेगी, इससे अच्छा हिंदुस्तान ही चलते हैं। ये 1992 की बात बता रहे हैं आप? हाँ, ये मेरे दादाजी ने ये कहानी हमें बताई थी कि ऐसे ऐसे हमारे साथ पहले भी हुआ था। सबको, पूरे परिवार को एग्री कर रहे थे। तो सर हमारा ज्वाइंट फैमिली होती है, 18-19 आदमी है, तो कोई भी कार्य करने के लिए सबको सलाह लेनी पड़ती है। तो उस समय हमारे दादाजी ने सबको बिठा के कहा था कि यदि आपको हिंदुस्तान चलना है तो आपके साथ कितने लोग आए थे? एक साथ चलना पड़ेगा, ये नहीं है हम कुछ लोग दोस्तों हैं हमारे माताजी। सर मैं परिवार ही आया था पूरा, मेरे 18 आदमी का परिवार था हमारा, हमारे दादाजी, हमारे चाचा वगैरह सब आए। तो आप वहां अपने रिश्तेदारों को बताकर आए थे कि आप अब हिंदुस्तान जा रहे हैं, आप वापस नहीं आएंगे? ये बात तो छुपी नहीं जाती है, जब बात पूरे अप्लाई करते हैं तो सबको पता लग ही जाता है। लेकिन जिस समय वीजा आ जाती है ना, तो सर आगे पीछे तरीके से निकलना पड़ता है, जैसे कोई बड़ा इशू ना हो जाए वहाँ पाकिस्तान में। यदि कोई ज्यादा पूरा इशू हो जाता है, बड़ी दिक्कत आने का खतरा होता है। तो यहाँ आपके कोई पुराने रिश्तेदार? सर वहाँ पे एक ही बात कह के जाना पड़ता है। सर वहाँ पे एक ही बात कह के जाना पड़ता है कि हम हिंदुस्तान में यात्रा करने जा रहे हैं, हरिद्वार है, गंगा जी जाने जा रहे हैं, वैष्णो देवी का मंदिर है, मतलब घूमने जा रहे हैं जी। ये नहीं कहते कि हम यहाँ से बिल्कुल छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, ऐसे कह के नहीं आना पड़ता सर। अच्छा, ये नहीं कहा कि छोड़ के जा रहे हैं, बल्कि आपने कहा कि तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हाँ सर, ऐसे कह के आना पड़ता है। तो आपके साथ आपका परिवार आया, कोई और भी आया था आपके साथ? कितने लोग हैं आपके परिवार में? सर 18 लोग हैं परिवार में, 18। तो आपके परिवार से कितने लोगों को नागरिकता मिल चुकी है अब तक? सर हमारे परिवार में 3 लोगों को मिली है, मेरे को मिली है, मेरे भाई को मिली है, और हमारे एक चाचा जी हैं उनको मिली है। बाकी प्रोसेस में चल रहा है, 1-2 दिन के बाद उनका भी नंबर आ जाएगा। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे कुछ और बात करेंगे। चलिए, हमारे साथ सुमित्रा जी भी हैं। सुमित्रा जी, ये आपने सुना, इनको झूला राम जी हैं हमारे साथ, जो बता रहे हैं कि 1992 में जब इनके दादा थे, तब उस समय जब बाबरी मस्जिद को यहाँ गिराया गया था, उस समय वहाँ कोई ज़्यादतियाँ हुई थीं, और उनके दादा ने तब कहा था कि यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है, इंतज़ाम हिंदुस्तान में होना चाहिए हमारा। कितना मुश्किल होगा? मान लीजिए जी, कुछ कह रहे हैं झूला राम जी आप? ठीक है, सुमित्रा जी, कितना मुश्किल है कि कोई धार्मिक प्रताड़ना के तहत हिंदुस्तान आया, उसको नागरिकता दी जाए? ये साबित करने के लिए भी नहीं कहा जाएगा, जाहिर है उसमें है कि किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट इससे रिलेटेड नहीं मांगे जाएंगे, तो ऐसा तो कोई भी आकर कह सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि जब कोई प्रावधान लाया जाता है, उसके बाद में अप्रोप्रिएट चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर कोई हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख या कोई और क्रिश्चियन या ऐसे कोई कम्युनिटी से लोग हैं जिनकी संख्या बहुत कम हो रही है इन देशों में, जबकि आप देख रहे हैं कि मुसलमानों की संख्या भारत में बढ़ रही है, लेकिन बाकी ये जो 3 कंट्रीज हम देख रहे हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, और यहाँ पे हम कई बार सुन भी रहे हैं, जैसे कि हाल ही में हमने सुना था कि बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर में बहुत सारी तोड़फोड़ हुई थी, और शायद हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ के प्रेसिडेंट साहिबा से बात भी किया था। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, ये हो रही है क्योंकि ये रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है। और आपके पास एक आंकड़ा है
जो कि है कि कितना पॉपुलेशन का परसेंटेज है। तो जहाँ पे पहले 14% हिंदूज या अदर कम्युनिटी के लोग थे, वो अगर आज 2% से कम हो गए हैं, तो इसका यही मतलब है कि या तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कन्वर्जन हो रहा है, या किसी ना किसी तरह से जो बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज है वो वहां से अपना धर्म चेंज कर रहे हैं या भाग रहे हैं, या फिर उनको कराया जा रहा है। ठीक तो है, अब मुझे इसका समझ जवाब मैं नहीं आ अजय रही जी से बात लूंगा। कि, इसका जवाब मैं ये लूंगा बात अभी। मुझे ये समझ हमारे नहीं पास आई एक कि और अगर रिपोर्ट आई है। ये भारत सुमित्रा जी, आप एक और रिपोर्ट आप हमारे पास आई है। राजस्थान में बहुत सारे लोग हैं, राजस्थान में बहुत सारे शरणार्थी हैं जो जिनके दावे यही हैं कि वो इसी प्रताड़ना के, धार्मिक प्रताड़ना के तहत यहाँ पर आकर बस गए हैं और रह रहे हैं शरणार्थी के तौर पर। क्या कहना है उनका, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नागरिकता संशोधन कानून के तहत 14 लोगों को नागरिकता दी गई है और अमित शाह की ओर से जानकारी साझा करते हुए कहा गया है कि यह ऐतिहासिक है। कुछ पाक विस्थापित लोग मेरे साथ हैं जिनको पहले ही नागरिकता मिल चुकी थी, लेकिन अब CAA के आने के बाद किस तरह से सरलीकरण हुआ है, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, किस तरह से देखते हैं। कल हाल ही में 14 लोगों को नागरिकता दिल्ली में दी गई है। यहाँ पर जब से CA लागू हुआ है तो हमने लगभग 1000 के आसपास CA में फार्म भरे हैं और जयपुर में 5 लोगों को अपॉइंटमेंट दी गई है। 11 से 12 बजे यहाँ पर एक टीम बनाई गई है ज़िले स्तर पर जो फाइलों की जांच करेगी और उसके बाद उनको नागरिकता सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उनमें से ये दलीप कुमार है, उनमें इनके भी फाइल है जो इनको नागरिकता दी जाएगी। तो ये हमारी निमित्तकम संस्था है जो पाकिस्तान से जो लोग आते हैं हम उनके फार्म भरते हैं, उनके CA में उनका फार्म भरे हैं और उनको नागरिकता मिल जाएगी। तो हमारा यहाँ पर काम है लोगों को नागरिकता दिलवाना और उनका वीज़ावती बढ़वाना। तो हमारी निमित्तकम संस्था है, ये पूरा प्रयास कर रही है। आपने नए कानून के तहत आवेदन किया, क्या कन्फर्मेशन मिल गई है नागरिकता की? जी मेरे को मिल गई है, कल मेरा अपॉइंटमेंट है, तो कल मेरे को वहाँ पे बुलाया गया है, कल मैं जाऊँगा वहाँ पे। इससे कितने दिन आपको हिंदुस्तान में हो गए और आपने पहले भी आवेदन किया था? नहीं सर, पहले नहीं किया था मैंने। अभी मेरे को हो गए लगभग 11 साल हो गए इंडिया में रहते हुए। पहले मैंने नहीं किया था, पहले क्या वो प्रोसेस थोड़ा हाई था, अपनी पहुंच से बाहर था। तो अब ये जो अब क्या नए कानून के बाद लग रहा है कि आसान चीज़ें हुई? बिल्कुल बहुत आसान हुई हैं सर, बहुत आसान। अब तो बहुत आसान चीज़ें हुई हैं, अब आपको भी नागरिकता मिल जाएगी और देश की सारी सुविधा बिल्कुल 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 मिलेगी। बिल्कुल। कुछ और भी लोग हैं। भैया आपको कब मिली नागरिकता? मेरे को अभी फ़िलहाल 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया नागरिकता मिली हुई है। इस अब नया जो कानून बना है उसके बाद कितना लग रहा है कि और भी जो लोग आपके साथ आए उनको कितना बेनिफिट इससे मिलेगा? उनको इससे बेनिफिट इसलिए मिलेगा क्योंकि उनको वो काफ़ी टाइम से पहले से आए हुए हैं, उनको कोई उनकी पूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जिनके प्रॉपर नहीं है उनको CA में नागरिकता मिलना काफ़ी आसान है, उनकी काफ़ी फीस भी बच जाएगी इससे। आप कब आए थे? 2013 में। आपको मिल गई नागरिकता? 3 महीने पहले ही नागरिकता मिली गई। तो ये नए कानून के बाद क्या लग रहा है? आप यहाँ देखते हैं लोगों के अप्लाई कराते हैं फॉर्म्स वगैरह, कितना सरलीकरण हुआ है? यहाँ पे बहुत सरल काम हो गया है, पहले से मतलब पासपोर्ट सरेंडर नहीं कराने पड़ते हैं, 8000 रुपये खर्चा बच जाता है सरेंडर का। और यहीं के जयपुर में काम हो रहा है CA का, तो यहीं प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाती है जहाँ रहते हैं वहीं पे। कितने लोगों ने यहाँ से जयपुर से अप्लाई किया है नागरिकता के लिए? CA में तो लगभग 150 आदमी हैं जिनको हमने फार्म CA में भरे हैं। इनसे पहले तो हमने सैकड़ों की तादाद में लोगों को नागरिकता दिला दी है। जो 1955 का नियम जो चल रहा था तो उनमें काफ़ी लोगों को हमने नागरिकता दिला दी है। अब जब से ये CA का कानून लागू हुआ है उसमें लगभग हमने 150 आदमियों का फार्म हमने CA में भरे हैं, जिनमें से कल 5 लोगों को अपॉइंटमेंट दी गई है 11 से 12 बजे। तो कल हम इन 5 लोगों को लेके जाएंगे और इनकी जो फाइलें हैं उनकी जांच पड़ताल होगी और उनके बाद इनको नागरिकता का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जयपुर की अगर बात की जाए तो कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो 8 से 10 हज़ार के आसपास पुराने और नए लोग मिलाकर यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि ये लोग 1947 के बाद से यहाँ पर आ गए थे। तो काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं और उनको नागरिकता मिल गई है और कुछ अभी नई फैमिली आ रही हैं जिनको अभी नागरिकता मिलना बाकी है। जब से ये CA कानून पास हुआ है तो काफ़ी लोग वहाँ पाकिस्तान में बैठे भी यहाँ से भी हम अब वहाँ पे जाएंगे तो हमारे को नागरिकता है जो जल्दी मिल जाएगी। तो काफ़ी लोग वहाँ से आ रहे हैं, मतलब कल भी 16 लोग ये जयपुर में आए हैं।
तो लगातार CAA के बाद लोगों को एक उम्मीद बंधी है कि जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, जिनके पास नागरिकता नहीं थी, वो नागरिकता लेना उनके लिए आसान होगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। ये बहुत सारे लोग हैं जो राजस्थान में हैं, अलग अलग जगह पर। उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी बहुत सारे नागरिकों को, जो शरणार्थी थे, उनको नागरिकता दिलाई गई है। पहले से कानून है विजय जी, पहले से कानून है जिसमें सरकार को ये अख्तियार है कि वो जिसे चाहे नागरिकता दे। ऐसे में एक नया कानून लाना, धार्मिक आधार पर कानून लाना, उसकी जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, वो कानून जो है वो विश्व के किसी भी व्यक्ति के लिए है। हाँ, तो किसी भी उसके व्यक्ति के अलग तहत दे नियम दीजिए कायदे आप उनको। जी, वो नियम कायदे अलग हैं, इसके नियम अलग हैं। इसके नियम ये हैं कि जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे घुसपैठिए भी हैं, फिर तो घुसपैठिए भी मांग करेंगे। जैसे आपने अभी रोहिंग्या का सवाल उठाया, अब रोहिंग्या जो है और जो बांग्लादेशी है वो तो घुसपैठिए हैं। वो तो यहाँ आपने देखा होगा किस तरह से वो थ्रेट बन गए हैं यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी, किस तरह से पकड़े जाते हैं डकैतियों में, चोरियों में। घुसपैठिया तो कौन आपको होता? घुसपैठिए की जरा परिभाषा बताइए। जी, घुसपैठिए वो होते हैं जो जबरदस्ती और छुप के अपने देश में एंटर कर जाए फोर्सफुल तरीके से, या किसी ने गलत तरीके से पैसे देके उसमें आ जाए। और जो शरणार्थी होते हैं वो ये होते हैं कि वो घूमने के लिए आए और वो सरकार से शरण मांगते हैं कि हमारे ऊपर जुर्म हो रहे हैं उस सरकार में, उस देश में, और धार्मिक आधार के ऊपर हमारे ऊपर इस तरह से अत्याचार हो। इस तरह से आपने देखा होगा अफगानिस्तान के अंदर हमारे गुरु ग्रंथ साहब को किस तरह से लाया गया था, बड़ी मुश्किल से उनको एक हवाई जहाज स्पेशल भेजा था, और कुछ अपने जो सिख भाई थे उनको भी लाया गया। तो ये इस अब उनको घुसपैठिए कैसे कहोगे आप? और आपने देखा होगा कुछ ऐसे हैं जो चोरी छुपे यहाँ से वहां से और आपके यहाँ रहने लगे। तो अब वो जो सिख भाई हमारे अफगानिस्तान से आए हैं, तो उनको हम शरणार्थी बोल सकते। घुसपैठिए उनको बोला जाता है जो अवैध तरीके से देश में घुसते हैं, गलत तरीके से घुसते हैं, गलत इंटेंशन के साथ घुसते हैं। तो घुसपैठिए और शरणार्थी में ये एक बहुत बड़ा फर्क है। जी, देखिए, मुसलमानों के तो आपने खुद ही बताया कि इतने सारे देश हैं, ईसाइयों के भी इतने सारे देश हैं। मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। जो आप दबे अल्फाज में जो बात आप नहीं कह पा रहे, वो मैं कह रहा हूँ। नहीं, अल्फाज की तो कोई बात नहीं है, शब्दों की बात है। अल्फाज का तो मुझे मतलब नहीं पता, अल्फाज का मतलब होता है जी, शब्द का ही मतलब तो आपके। हाँ, तो थोड़ा हिंदी बोलो, क्योंकि ये ना आम भाषा की बोलचाल नहीं है। तो शब्दों में जो है, मैंने मुसलमानों के बारे में मैंने ऐसा नहीं सुना कि जिस तरह से आप बता रहे हो, क्योंकि मुसलमानों का एक देश पहले दिया जा चुका है, और उस देश के दो टुकड़े हो चुके हैं उनके, अपने बांग्लादेश, पाकिस्तान। और इस देश का जो ये कड़वी सच्चाई है कि धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था, ये आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि भारत के जो टुकड़े हुए थे उस टाइम, वो सिर्फ धर्म के आधार पर। ठीक है, अजय जी आऊंगा आपके पास। सुमित्रा जी, पहले से कानून है नागरिकता देने के लिए, देश में पहले से कानून है, ठीक है। क्यों भाई साहब, ये कौन सज्जन बोल रहे थे? जी, मेल भेजेंगे वरना वो बुला लेंगे डीसी ऑफिस, यही हो सकता है। जैसे ये कल तो बड़ा प्रोग्राम था, ये तो राजनीति के लिए मतलब ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। सुमित्रा जी, पहले से देश में कानून मौजूद है। अब जो कांग्रेस पार्टी के और इंडिया गठबंधन के जो आरोप हैं, नेताओं के आरोप हैं, वो यही हैं कि साहब, जब पहले से कानून है, उसी में हो सकता था कि आप बहुत सारे प्रावधान बढ़ा लेते, घटा लेते, लेकिन एक नया कानून लाना, उसको जोर शोर से उसका प्रचार प्रसार करना, तो वो वही राजनीति है जिस राजनीति को करती है भारतीय जनता पार्टी, यानी जिसके आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगते हैं। हिंदू मुसलमान की राजनीति के आरोप लगते हैं, बहुसंख्यकवाद के आरोप लगते हैं, और उसी के तहत ये कानून लाया गया। जी, देखिए, जब हम इस कानून की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत का जो विभाजन हुआ था
1947 में, वो रिलीजियस बेसिस पे हुआ था। और काफी सारे जो तबके रिलीजियस माइनॉरिटीज थे, उन्होंने यहाँ भारत, मतलब भारत जो बचा था, आज का जो भारत है, वहां पे वो आए नहीं थे। और वो या तो ईस्ट या वेस्ट पाकिस्तान, ये जो दो नेशंस उस समय बने थे, जो इस्लामिक मेजॉरिटी स्टेट्स थे, वहां पे वो बसे हुए थे। और जब पार्टीशन हुआ था, ये तीनों जो देश थे, इन्होंने एक कमिटमेंट दिया था अपने माइनॉरिटीज को कि जो जहाँ पे बसे हुए हैं, उनके जो जान और उनके जो रिलीजन है, या उनकी जो संपत्ति है, या उनकी जो लिबर्टीज है, जहाँ पे वो बसे हुए हैं, सुमित्रा जी, मेरा वहाँ पे सीधा सा सवाल, उसे सीधा, किया मैं इस जाना। पर नहीं जा रहा, मैं इस लेकिन पर नहीं ये जा हुआ रहा, नहीं है। मैं सीधा तो सा इसी सवाल, नहीं, मैं देखिए, आपका जो सवाल है उसका नहीं, जवाब मैं तो ये आपको पूछ देना रहा हूँ, जो पड़ेगा। मौजूदा तो यही कानून उसका है, जवाब है कि जो इनकी मौजूदा जो human कानून rights है, है, इनको प्रोटेक्ट करने के नागरिकता लिए कानून जो ये पहले बिल था, नेसेसरी है। इस कानून का एक उद्देश्य है, और यही उद्देश्य है। अगर आप सवाल पूछे तो जवाब यही है कि हमने जो इन लोगों को, हमारे जो गवर्नमेंट ने, उस समय के जो नेताओं ने, गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो इनको एक अधिकार दिया था, और इनको एक जो गारंटी दी थी कि उनके ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट होंगे, ये नहीं हुए हैं। हमने किसी इजरायली आदमी को या ईरानी आदमी को ये सारे प्रोटेक्शन, वो अधिकार, वो प्रोटेक्शन, वो अधिकार क्या पहले के कानून में नहीं मिल रहे थे? मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या वो पहले के कानून में वो अधिकार नहीं मिल पा रहे थे इन लोगों को? नहीं, देखिए, हमारे से फॉर एग्जांपल मैं कहूंगी कि नेहरू जी ने, या उस टाइम पे जो लियाकत नेहरू जी का पैक्ट हुआ, उसमें ये ऑब्लिगेशन था कि हम इन माइनॉरिटीज की इन देशों में रक्षा करेंगे, क्योंकि ये तीनों जो देश है, ये भारत के ही अंग है। आप आज अगर रोहिंग्यास की बात करेंगे, वो भारत के अंग नहीं थे कभी भी। आप अगर आज जूस की बात करेंगे, वो भारत के अंग नहीं थे। वो अपना नेचुरलाइजेशन प्रोसेस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके आधार पे वो इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, ये भारतीय थे एक समय पे, और बस 50, 60, 70 साल पहले जो हमारे देश का विभाजन हुआ पार्टीशन के टाइम पे, इनके जो ह्यूमन राइट्स है, इनको जो प्रोटेक्ट करने की गारंटी दी गई थी, ये नहीं हुआ। हिंदुस्तान ने इसको प्रोटेक्ट किया है। आज माइनॉरिटीज की संख्या हिंदुस्तान में, हर एक माइनॉरिटी की संख्या बढ़ी है। लेकिन जब आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में देख रहे हैं, तो इसका पूरा रिवर्स हो गया है, रादर वो घट गया है। और झूलाराम, ये इसी ठीक है, वजह से झूलाराम जी, इस बिल की necessity ठीक है, नहीं, मेरे सवाल का आपने कोई जवाब नहीं, राजनीति नहीं है, इसमें नेसेसिटी है। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला ना। मैंने कहा कि जो पहले का कानून था देखिए, नागरिकता आप देने नहीं वाला, चाहते जवाब, आप मेरा जवाब नहीं मान रहे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन यही फैक्ट है। ये आप नहीं मान रहे, लेकिन यही फैक्ट है, यही रीजन है कि कानून, दूसरे कानून, हमने किसी और कंट्री के शरणार्थी को ये गारंटी नहीं दी है। चलिए, ठीक लेकिन है, हमारे प्रधानमंत्री नेताओं ने नरेंद्र मोदी गारंटी क्या दी। कह रहे हैं सीए पर, इस नागरिकता कानून पर, सीए पर प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से कटाक्ष किया विपक्ष पर, ये सुनवा देते हैं। आज तक ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा, ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? ये देश की जनता जान गई है, देश का हर नागरिक जान गया है कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके, और सेकुलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी अंदर की पाप की सच्चाई बाहर नहीं आती थी। ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है। झूलाराम जी, आपको कितने साल हो गए यहाँ हिंदुस्तान में, और कहाँ पर आप रहते हैं, और क्या भारतीय समाज में अब आपका आना जाना है? किस तरह के ताल्लुकात हैं, किस तरह के संबंध हैं? सर, मैं 2013 5 अक्टूबर हिंदुस्तान में आया था सर। ठीक है। और बीच में मुझे लगभग आवाज किसकी आ रही है? लगभग मुझे 11 साल हो गए हैं हिंदुस्तान में आए हुए, और मैं दिल्ली के मजनू का टीला में रहता हूँ सर। समाज में सर, पहले जैसे लोग हमें ये कहते थे कि ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है,
लेकिन मोदी जी ने हमें ये हमारे ऊपर दाग लगाओ तो हटा दिया। अब कोई नहीं कहेगा हमें पाकिस्तानी, सब यूं कहेंगे हिंदुस्तानी। किसी और तरह की समस्या, सामाजिक समस्या तो नहीं आती अब? नहीं सर, यहाँ हिंदुस्तान में कोई परेशानी नहीं है, सबको बराबर का अधिकार है, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं, ये भारत के अंदर है। ठीक है अजय जी, एक चीज़ का जवाब दीजिएगा जो विजय जी ने भी उठाया है। उन्होंने कहा कि आखिर दिक्कत क्या है? अगर सीए आ भी गया और नागरिकता मिल रही है जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हुए, चाहे वो अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, वहाँ से आए अगर नागरिकों को हम नागरिकता दे रहे हैं, वहाँ से आए शरणार्थियों को नागरिकता दे रहे हैं, तो आखिर इसमें इंडिया गठबंधन के नेताओं को, कांग्रेस पार्टी को, टीएमसी को इतनी दिक्कत हो क्यों रही है? ये आप जो पूछ रहे हैं ये किसको दें किसको ना दें, ये इनका अपना इवेंट मैनेजमेंट का खेल है, अब ये जाने कौन सा खेल है। लेकिन इन्होंने जो वादे किए थे, मैं सवाल पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से, अभी आदरणीय ज्ञान बढ़ा रहे थे सबका कि मित्रों, आपने 85 करोड़ लोगों से कहा था कि रोजगार देंगे, उन 5 किलो अनाज पर उन्हें आश्रित कर दिया, और जितने लोग आ रहे हैं उन्हें किस चीज पर आश्रित करेंगे, इनसे भी पूछ लें जरा सा। आपने वादा करा था कि देश में महिलाओं को सुरक्षा देंगे, लेकिन ना तो पहलवान बेटियों को बजाया, ना ही कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना जो आपका दत्तक पुत्र है, मोदी जी का सांसद है, जिसके लिए वोट मांगते हैं, ना उनसे महिलाओं की रक्षा करी। आपने वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, एक डाटा आया है 83% युवा बेरोजगार है। आपने वादा किया था कि जीएसटी से छोटा व्यापार खत्म करके आर्थिक असमानता दूर करेंगे, लेकिन जीएसटी के स्लैब ने छोटे व्यापार को बर्बाद कर दिया, और भारत में आर्थिक असमानता, भारत का ये समझ लीजिए कि 1% लोगों के पास 45% पैसा है और 99% लोगों के पास 55% पैसा है। आपने वादा किया था देश में कि हिंदुस्तान में हम ये चाहेंगे कि गरीब किसानों को एमएसपी का मूल्य मिलेगा, उन्हें मिला तो नहीं, 750 किसान मर गए, और आपके मंत्री उन पर गाड़ी चढ़ाते हैं, और उनके लिए गृह मंत्री जाके कहते हैं एक बार भाइयों बहनों अमित टैनी को जितवा दो, फिर मैं और बड़ा आदमी बनवा दूंगा, ताकि 14 आदमी मारे फिर वो गाड़ी लेकर। तो देश की जनता ये पूछना सीए पे बताइए ना, जो उनका सवाल था उस पर तो बताइए। किसका सवाल? जो विजय जी ने पूछा था कि आखिर दिक्कत क्या है, अगर इन शरणार्थियों को नागरिकता मिल रही है तो इससे दिक्कत क्या है कांग्रेस पार्टी को? मैंने तो पहले ही कह दिया था, इसमें हिंदुस्तान में अपना तरीका है, इनका एजेंडा है, पॉलिटिकल विंडेटा इन्हें चलाए, लेकिन ये हमारे जनता के सवाल जो 145 करोड़ लोग हैं ये पूछ रहे हैं, इनके जवाब क्यों नहीं देंगे? प्रज्वल रेवन्ना पे नहीं बोलेंगे, ब्रजभूषण के बेटे को टिकट दिया उस पे नहीं बोलेंगे, आखिर किस पे बोलेंगे? जो कि चुनाव भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, वही पुराना पाठ्यक्रम, कभी प्रधानमंत्री की जान को खतरा, कभी भारत में हिंदुत्व को खतरा, कभी हिंदुओं को खतरा, ये इनका रटाया सदा सदाया पाठ्यक्रम नंबर 1, 2, 3, 4। महंगाई पे नहीं बोलेंगे, देश के जीडीपी पे नहीं बोलेंगे, विश्व गुरु बनने का वादा करते हैं। हमने इसीलिए तो कहा था, आपने राजस्थान का भी वीडियो सुनाया, अजय जी हमने अनुरोध, आइए जवाब दीजिए, यहाँ आपके जवाब का इंतजार हो रहा है, आप जवाब दीजिए। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, जवाब देने के बजाय बाकी बातों पे भाग रहे हो। ठीक है, आपने इस पे डिबेट कर लीजिए, महंगाई पे भी कर लीजिए, बेरोजगारी पे भी करेंगे, लेकिन आज जो मुद्दा है उस पे बात कीजिए। जब महंगाई पे बात करेंगे तब आप हिंदू मुस्लिम पे आ विजय जाओगे। जी वो जो कह रहे हैं उन्होंने कहा जो मैं समझा हूं, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है हिंदू मुसलमान का, जो हो नहीं रहा है इस चुनाव में। अच्छा मैं आगे फाइनल करूं, आपने राजस्थान का कुछ वीडियो दिखाया, राजस्थान हम इसलिए तो मांग कर रहे हैं हिंदुस्तान में जातीय जनगणना कर ली जाए। सुनिए आप सुनिए अजय जी, सुन लीजिए, आपने कितने आपका क्वेश्चन आ गया, सुन लीजिए। एक बात मुझे बताइए, जवाब अजय जी आप सुनेंगे ना तो मैं जवाब दूंगा। चलिए पहले जवाब देने दीजिए, पहले विजय जी को जवाब, अजय जी पहले विजय जी को जवाब देने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। कितने रोहिंग्या भगाए 2014 से 24 के बीच, ये डाटा दीजिए, ये पूछताछ भारत 145 करोड़ लोग पूछ रहे हैं, बताइए जरा। जी पहले जवाब देने दीजिए, जी बताइए विजय जी। अब जवाब लीजिए मेरे से। आप मुझे बताइए, जो रेवन्ना की बात करते हो आप, ये किसकी सहयोगी पार्टी थी पहले? आप बताइए राज्य सरकार में। अरे आप बीच में मत बोलिए,
इसका आप ऐसे डिबेट करोगे? राजनयिक पासपोर्ट तो आपके प्रधानमंत्री कैंसिल कर सकते हैं। आज प्रधानमंत्री अजित वर्मा है, राहुल गांधी है, नरेंद्र मोदी है। क्यों नहीं राजनयिक पासपोर्ट कैंसिल हुआ? क्यों नहीं अरेस्टिंग होके आए वो? आप पहले सुनिए, जवाब सुनिए। अरे चुने, आपका झूठ को नहीं सुनेंगे मित्रों। अरे तेज बोलो, आप जोर से बोलो, रोज बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो। तो आप सुन लीजिए पहले, विजय जी को बोलने दीजिए। अजय जी, विजय जी को बोलो। मैं क्या बोलूंगा? अजय जी, मैं क्या बोलूंगा? अजय जी, अजय जी, अजय जी, अजय जी, पहले विजय जी को। अजय जी शांत हो आज जाइए। इनको क्या हो रहा है? पहले भी एक दो डिबेटों में मेरे सामने आए, तब तो इन्होंने इस तरह से बदतमीजी नहीं की थी। पहले तो शांति से सुनते थे, अब इनकी बातें नहीं, आज ये पता नहीं बीच में कहां से इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप पेशेंस रखिए, आपकी बारी में कोई नहीं बोला था। आप बातें सुनिए, सुनने के बाद चलिए, आप अपनी बात रख लीजिए। अच्छा लगे। अजय जी शांत हो जाइए। विजय जी बोलिए, 1 मिनट है आप आपके मुझे पास। बताइए, मैनिफेस्टो में खाने की आजादी, पहनने की आजादी किसने लिखा था? आप मुझे बताइए, इंडी गठबंधन के लालू जी कहते हैं मुस्लिमों को आरक्षण पूरा का पूरा मिलना चाहिए, किसने बोला था? राम गोपाल जी ने कहा मंदिर तो खराब चीज है, किसने बोला था? आपके शशि थरूर बांग्लादेश के अखबार में डेली लेख छापते हैं कि मोदी जी को हटना पड़ेगा, किसने छापा था? आप मुझे बताइए, मनीष शंकर अय्यर क्या बोल रहे चलिए हैं? छोड़िए ना, किसने क्या कहा था सर? विजय जी, विजय जी, विजय जी, विजय जी, जो है विजय जी, हम डिबेट पे आते हैं ना, किसने क्या कहा था ये छोड़िए, कब कहा था? आप एक बार बताइए, आप ये इस तरह की बातें डिबेट पर ड्रेल कर रहे हैं, आप उस पे आइए कि शरणार्थी घुसपैठी में मतलब समझिए, सीए से आपका नुकसान क्या है? आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हो। अगर हम किसी तरह की किसी को न्याय देने की बात मोदी जी का वीडियो सुना दूं आपको। उन्होंने कहा था इस देश से हम रोहिंग्या को भगा देंगे 2014 में। अजय जी शांति से सुनिए, पूछ रहा हूँ बड़े सम्मान से मैं आपको भाई, चुनौती देता हूँ। अब तक आपने कितने रोहिंग्या बताए? गिनती बताओ। बताइए सीए का, आप मुझे बताइए, किसी भी धर्म को एक नुकसान बताइए, देश का फायदा होना है। वो जो प्रताड़ित है, दशकों से यहाँ बैठे हुए हैं, वो आज सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ जी सकेंगे, वो यहाँ नौकरी कर सकेंगे, उनकी बहन बेटियां उठती है वहाँ पे, धर्म परिवर्तन कराया जाता है। झूठ बोलो, ऐसी बातें करते हो आप। अपने नेहरू जी के जो साइन हो रखे हैं उसको भूल गए, आपने तिलांजलि दे दी। किस लिए? अब उनके पास उनको जाना पड़ेगा आपको नेहरू जी से मिलने को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित्रा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी